हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइंस। हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस, वो भी बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो हम देख रहे हैं संयोजी ऊतक। क्या पढ़ रहे हैं? हम देख रहे थे ऊतक। ऊतक में संयोजी ऊतक हम पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? संयोजी ऊतक पढ़ चुके हैं। और कौन सा? उपकला ऊतक पढ़ चुके हैं और पेशी ऊतक पढ़ चुके हैं। 3 ऊतक हम पढ़ चुके हैं। आज चौथा ऊतक पढ़ने वाले हैं। कौन सा? तंत्रिका ऊतक। कौन सा? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के बाद हम पढ़ेंगे क्या? पादप ऊतक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस टिश्यू। क्या? नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका ऊतक। तो चलिए देखते हैं, तंत्रिका ऊतक को समझते हैं। तंत्रिका को समझते हैं, तंत्रिका कैसे काम करती है। जैसा कि आप तो सब लोग ये तो जानते ही हैं कि जो ये तंत्रिका होती हैं, ये क्या करती हैं? ये मस्तिष्क तक क्या करती हैं? संदेश भेजती हैं। क्या करती हैं? ये संदेश भेजती हैं और नियंत्रण करती हैं, हमारे शरीर पर क्या करती हैं? नियंत्रण करती हैं। तो ये संरचना है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये एक क्या एक स्टार की तरह ये इनकी संरचना है। ये क्या है? इनके इनके शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। एक क्या होता है? एक लंबा होता है। इनमें से क्या होता है? एक लंबा होता है। और ये जो इनके जो निकले हुए हैं ये रेशेनुमा, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जो रेशे धागे नुमा संरचना है जो निकले हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये इसमें केंद्रक, ये क्या? केंद्रक है। यह केंद्रक और क्या? ये जीव वो ये केंद्रक। ये बाहर जो दिख रहे हैं ये बिंदुनुमा संरचना, इनको क्या बोलते हैं? निस्ल कण होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं निस्ल कण होते हैं। क्या होते हैं? निस्ल कण होते हैं। तो इनको समझते हुए चलते हैं। तो ये क्या? ये निस्ल कण हो गए। ये जो दिख रहे हैं ये क्या दिख रहे हैं? ये क्या है? ये माइलिन है। ये क्या है? माइलिन है। ये क्या है? माइलिन है। और ये संकेत की दिशा ये दिखाई जा रही है, संकेत की दिशा की इधर से डेंड्राइट से कहाँ? एक्सोन। ये क्या है? ये एक्सोन होते हैं। क्या होते हैं? ये एक्सोन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोन। तो संदेश की दिशा किस साइड से किस साइड होती है? डेंड्रॉन से एक्सोन की तरह होती है। कहाँ होती है? एक्सोन की तरफ। अब ये एक्सोन है जो ये किससे? ये दूसरी किससे? तंत्रिका से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? दूसरी तंत्रिका के किससे मिल रहा है? डेंड्राइट से मिल रहा है। तो कि एक्सोन किससे मिलता है? डेंड्राइट से मिलता है। क्या? एक्सोन डेंड्राइट से मिलता है। जब जब डेंड्राइट से मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? बीच में जगह होती है। उस जगह को क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं स्नैप्स। और ये क्या है? ये है जो दिख रही है, ये क्या है? नोट्स है। ये क्या है? नोट्स है। तो इनको सबके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। तो ये सामान्य चीज़ें देखी। तो इसमें क्या होता है? जो नर्वस जो तंत्रिका होती है, मेरुरज्जु होती है, तो जो नर्वस सिस्टम बनता है, क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम बनता है वो किस किस से मिलकर बनता है? वो बनता है किससे? ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन ब्रेन होता है। प्लस क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। प्लस क्या होता है? नर्व्स। क्या होते हैं? नर्व्स होती हैं। क्या लिख दिया मैंने? NERV नर्व्स होती हैं। ये मिलकर बनाते हैं क्या? नर्वस सिस्टम। क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं नर्वस सिस्टम। और जो क्या होती है? ये पूरी तंत्रिका कोशिका होती है। एक जो पूरी तंत्रिका कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो अब हम इनकी इसको तंत्रिका नर्वस सिस्टम तंत्रिका ऊतक को पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे? हम एक इकाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम सबका एक इकाई ही पढ़ते आए हैं। क्या पढ़े? सबकी एक ही इकाई पढ़ते आए हैं। तो इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं? इसकी एक इकाई को, एक कोशिका को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या नर्वस। क्या बोलते हैं? नर्वस सेल। क्या बोलते हैं? नर्व सेल। सॉरी, नर्व नहीं, न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं।
तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल। तो अब समझते हैं इसको। तो इसमें दो तीन चीज़ें समझने की बात है कि दिशा इसकी किसकी, जो संकेतों की दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ को होती है, वो डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ होती है। कहाँ, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ होती है। और जो धागेनुमा संरचना होती है उनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और जो एक लंबा भाग होता है उसमें जो शीर्ष होते हो वो उसको क्या बोलते हैं, जो लंबा भाग होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको एक्सॉन बोलते हैं। इसमें केंद्रक होता है, इसमें निस्ल कण होते हैं, क्या होते हैं, निस्ल कण होते हैं। और फिर इसके एक्सॉन से क्या होती है, दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है। इतनी चीज़ें हमको इसमें समझनी है। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है समझते हैं। जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या कर सकती है, ये जो ये है ये क्या करती है, ये कोशिका संकेतों को क्या करती है, कोशिका संकेतों को प्राप्त करके क्या करती है, अत्यंत कम विद्युत धारा के रूप में क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। क्या करती है, जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या करती है, अत्यंत कम विद्युत धारा में इसको क्या करती है, संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और ये नोड्स होते हैं क्या, जो ये नोड्स है ये क्या करती है, ये नोड्स और रेनवियर, क्या रेनवियर, जो ये क्या करती है, विद्युत आवेग इसमें संचालित करती है। क्या करती है, ये नोड्स होते हैं ये क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या, विद्युत धारा प्रवाहित। जो माइलिन है ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये क्या है, ये प्रोटीन है। ये क्या, तंत्रिका संकेतों में सहायक होता है। जो क्या है, माइलिन है ये क्या, तंत्रिका संकेतों में सहायक होता है। तो ये क्या करता है, ये कौन, जो नोड्स है ये क्या करता है, ये विद्युत धारा के रूप में इसको क्या करता है, प्रवाहित करता है। थोड़ी सी ये क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो संकेतों में क्या होती हैं, संकेत में किसकी तरफ, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ प्रवाहित होती हैं। कहाँ, किस तरफ, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ प्रवाहित होती हैं। और जो तंत्रिका कोशिका होती है, क्या, जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या है, ये शरीर की सभी कोशिकाओं से कैसी, लंबी होती है। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, सभी कोशिकाओं, शरीर की सभी कोशिकाओं से क्या होती है, लंबी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका क्या, इसका इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। क्या होती है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। इनमें क्या है, ये वृद्धि होती है, इनकी क्या वृद्धि, ये बढ़ती हैं, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये विकास करती हैं, क्या करती हैं, विकास करती हैं, बड़ी होती हैं। इसलिए ये क्या होती है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इतनी चीज़ को हम समझ लेते हैं। आगे फिर इसके बाद इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से जुड़ती है इससे। इसके बाद आगे देख रहे होंगे, देखते हैं। ब्रेन, ये जो नर्वस सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुल्ला और नर्व से, क्या, नर्व से। तो ये मिलकर बना होता है क्या, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका ऊतक बनता है, क्या, नर्वस सिस्टम मिलके बनता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं को क्या को बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यू ने हाँ, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो तंत्रिका कोशिका जो बताई थी एक पूरी की पूरी कोशिका होती है। तो एक ये क्या, एक ये पूरी क्या, ये यहाँ से यहाँ तक क्या, एक नर्वस है, और दूसरा एक ये है नर्व्स, क्या, एक ये नर्व्स। तो नर्व्स बोलते हैं इनको। एक ये कोशिका है, एक वो कोशिका है, दोनों कोशिकाएं हैं। तो ये क्या होती हैं, सबसे लंबी भी होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और तंत्रिका ऊतकों का मुख्य कार्य क्या है, तंत्रिका ऊतकों का मुख्य कार्य क्या है, तो उनका कार्य है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करना, उनके कार्यों के माध्यम में क्या करना, संतुलन को स्थापित करना। क्या, संतुलन को ये क्या करते हैं, अपने कार्यों के अपने अंगों तथा क्या उनके जो कार्य हैं उनको क्या संतुलन स्थापित करना। क्या करते हैं, ये जो तंत्रिका ऊतक है ये क्या करते, संतुलन स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं जी हैं, जो तंत्रिका कोशिका है वो क्या करती है, संकेतों को प्राप्त कर, क्या करती, संकेतों को प्राप्त करती है और अत्यंत कमजोर विद्युत धारा के रूप में संकेतों को क्या करती, प्रवाह की दिशा में किसी डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ क्या करती, प्रवाहित करती है। क्या करती, भेजती है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की कैसी सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। कैसी सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्या होती है, विभाजन की क्षमता नहीं होती। क्या होती है, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। क्या होती है, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। अब देखते हैं इसके जो भाग देखते हैं। तो कोशिका काय, कोशिका काय इसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। कोशिका काय को क्या बोलते हैं, साइटोन। जो चारों तरफ की वो संरचना उसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। तो साइटोन को क्या ये कि इसका काम क्या है, ये क्या, तंत्रिका कोशिका का क्या ये मुख्य भाग होता है। क्या होता है, ये
क्या तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है जिसमें क्या केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसमें क्या निश्चल कण वगैरह ये पाए जाते थे। किस क्या निश्चल कण पाए जाते थे। तो इसमें क्या कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन से बने क्या रंगीन कण होते हैं। क्या होते हैं रंगीन कण होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें निश्चल कण, इन्हीं को क्या बोलते हैं निश्चल कण बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं निश्चल कण बोलते हैं। तो ये किसमें कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में ये पाए जाते हैं निश्चल कण। अब ध्रुमिका क्या बोलते हैं हिंदी में ध्रुमिका और इंग्लिश में क्या डेंड्राइन, क्या डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या डेंड्रॉन, जो डेंड्रॉन क्या है जो बताया था कोशिका काय से निकले हुए कैसे सूक्ष्म तंतु जो क्या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जो एक निकले हुए थे ये धागेनुमा संरचना यही है। ये क्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं एक से अधिक डेंड्रॉन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं एक से अधिक डेंड्रॉन हो सकते हैं कोशिका काय में। तंत्रिकाक्ष को क्या बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं तंत्रिकाक्ष को बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन को देखते हैं। एक्सोन क्या यह कोशिका काय से निकलने वाला क्या बहुत पतला और लंबा तंत्रिका तंतु है। क्या है पतला और कैसा लंबा तंत्रिका तंतु होता है। तो ये एक्सोन देख लिया। एक्सोन से कौन जुड़ता है, एक्सोन से जुड़ता है क्या डेंड्राइट। क्या जुड़ते हैं एक्सोन से जुड़ते हैं डेंड्राइट। क्या जुड़ते हैं एक्सोन से डेंड्रॉन या जो डेंड्रॉन है वो जुड़ते हैं, डेंड्राइट या डेंड्रॉन जुड़ते हैं। अब देखते हैं जब ये एक्सोन और उससे डेंड्राइट जब जुड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है देखते हैं, इसको समझते हैं। अब ये मान लीजिए क्या एक किसी कोशिका का क्या एक्सोन है और ये क्या है डेंड्राइट किसी कोशिका के यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार की संरचना है। तो ये क्या ये एक दूसरे से क्या टच नहीं होते। क्या होते एक दूसरे से टच नहीं होते। टच नहीं होते तो इनमें क्या होता है बीच में जगह होती है। क्या होती है इसी को क्या बोला था बीच की जगह को क्या साइनेप्स बोला था। क्या बोला था इसी के बीच इन्हीं के बीच की जगह को क्या बोला साइनेप्स बोला था। तो ये एक्सोन हो गया। एक्सोन से क्या जुड़ते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट से फिर कौन जुड़ेगा एक्सोन, फिर कौन जुड़ेगा एक्सोन एक्सोन। तो फिर क्या जुड़ेगा एक्सोन। इस प्रकार से ये आगे 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 चढ़ता चला जाएगा और कहाँ डेंड्राइट से किसी और इसी ओर संकेत जाएगा। क्या इसी ओर क्या संकेत जाते हैं, क्या जाते हैं संकेत जाते हैं। तो जब क्या है ये साइनेप्स जो गैप होता है तो ये गैप में इसमें क्या होता है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर नामक का क्या होता है एक संदेश वो होता है। क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक क्या होता है संदेशवाहक रसायन होता है। क्या होता है ये क्या होता है संदेशवाहक रसायन, संदेशवाहक रसायन। ये क्या होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या होता है ये संदेशवाहक रसायन होता है जो क्या होता है पतला होता है। तो यहीं से होते हुए यहाँ से संदेश आया और कहाँ यहाँ पे चला गया इसमें, इससे फिर अगले में इससे अगले में, इसी प्रकार ये संदेश जाते रहते हैं। और इसमें क्या जो बीच बीच में लगे होते हैं तो इसमें क्या थे वो क्या करते संदेश उसको क्या करते थे बढ़ाते थे, उनकी क्या आवेग को बढ़ाते रहते थे। जो नोट्स था तो वो क्या विद्युत धारा को बढ़ाता रहता था। क्या करता विद्युत धारा को, और जो माइलिन था वो क्या करता था इसकी सूचना जो सूचना आती तो उस सूचना को क्या करता था बढ़ाता था। तो इस तरीके से ये क्या करते थे ये एक से के बाद एक आगे भेजते रहते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है इस तरह ये जो क्या होता है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर कई प्रकार के हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं जो और ये जो संदेश इसमें जो यहाँ पे संदेश आता है तो इसमें संदेश से ये इससे इसमें किसके द्वारा जाता है तो किसके से इसमें कैल्शियम आयन के तहत, किसके कैल्शियम आयन के तहत ये क्या करता है कैल्शियम आयन की सहायता से क्या करता है तंत्रिका संकेतों को क्या करता है एक से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है पहुँचाता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है किसकी सहायता से कैल्शियम आयन की सहायता से, किसकी कैल्शियम आयन की सहायता से क्या करता है एक से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है पहुँचाता है संदेश को। तो इसको क्या बोलते हैं इसको न्यूरोट्रांसमीटर को संदेशवाहक क्या बोलते हैं रसायन बोलते हैं। और ये रसायन कितने कई प्रकार के हो सकते हैं और इन रसायनों के बदलाव से क्या कर सकते हैं हमारे शरीर में क्या व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं। अब उन परिवर्तनों को भी हम देखेंगे, क्या करेंगे उन परिवर्तनों को भी हम देखेंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अब ये समझ लिया, अब इसके बारे में भाषा में देख लेते हैं क्या क्या। तो दो तंत्रिकाओं के जोड़ को क्या साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दो तंत्रिकाओं के जोड़ को क्या कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स में दोनों तंत्रिकाओं आपस में स्पर्श नहीं करती। क्या करती आपस में स्पर्श, क्या आपस में स्पर्श किया नहीं किया ना, बीच में क्या है बीच में
न्यूरोट्रांसमीटर संदेशवाहक रसायन है। तो स्पर्श नहीं करती, बल्कि इनके बीच में क्या न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन पाया जाता है। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन पाया जाता है, जो क्या करता है, कैल्शियम आयन के सहयोग से तंत्रिका संकेतों को एक से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करता है, पहुंचाता है। क्या? एक से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। तो कहाँ कौन पहुंचाता है? किसकी सहायता? कैल्शियम आयन की सहायता से क्या करता है, एक से दूसरे न्यूरॉन तक ये पहुंचाता है। तो क्या करता है, एक से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, किसके सहयोग से? कैल्शियम आयन के सहयोग से। तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार की जो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर कैसे अलग अलग प्रकार के रसायन न्यूरोट्रांसमीटर की प्रकृति में बदलाव कर हमारे शरीर में क्या व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। आपने सुना भी होगा कई बार। तो जो हार्मोन होते हैं वही क्या होते हैं, वही रसायन होते हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन जो क्या है, हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है लीवर पेन। क्या? लीवर पेन। लीवर पेन का कब? जब क्या होता है, जब गर्भाशय संकुचित होता है। क्या? गर्भाशय में क्या होता है, संकुचन होता है। जब क्या होता है, डिलीवरी होती है, तब ये क्या करता है, तब ये इसका रिसाव होता है। तब ये इस दर्द को क्या करता है, कम करने में सहायक करता है। क्या? सहायता करता है। दुग्ध पान कराने में सहायक ये क्या है, ऑक्सीटोसिन। जब क्या माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या ये यही हार्मोन निकलता है। क्या? ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। और क्या ये क्या है, एक भावनात्मक, इसमें क्या, प्यार। जो बोलते हैं कि प्यार, दिल, ये क्या है, दिल धड़कता है, या ये बोलते हैं कुछ करता है। तो किसी से दिल लगा लिया, किसी से बहुत प्यार हो गया, दिल टूट गया। दिल कुछ नहीं होता, ये क्या क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। क्या होता है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। उसी से क्या, ये भावनाएं वगैरह उत्पन्न होती हैं। क्या होती है, उसी से ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उसी से प्यार होता है, ये होता है, फालतू की चीज़ें बकचोदी करते हैं, उसी से होता है ये सब। तो ये किससे होता है, ऑक्सीटोसिन से होता है। फिर क्या, ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर। इसने देखो, जब सामान्य व्यक्ति होता है तो यदि सामान्य व्यक्ति में ये क्या, ऑक्सीटोसिन रिसाव हुआ, ठीक है, ऑक्सीटोसिन आया। ये क्या, ऑक्सीटोसिन क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। ऑक्सीटोसिन आया, ऑक्सीटोसिन ने अपना संदेश भेजा, क्या, किसी से प्यार करना है। क्या करना, किसी से प्यार करना है। जो कोई माँ है, वो क्या, उसको बच्चा रोया तो उसको क्या लगा कि बच्चे को दूध पिलाना है। क्या करना, बच्चे को दूध पिलाना है। तो किसने ये संदेश भेजा, किसने संदेश दिया, उसमें ये सूचनाएं होती हैं। क्या, उसमें सूचनाएं होती हैं इसमें। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। उसने क्या किया, पूरे भावनाओं को क्या किया, पूरे को बदल के रख दिया। क्या करिए, पूरा बदल दिया। जो सामान्य व्यक्ति काम कर रहा था उसको क्या, उसको प्यार में उलझा दिया, उसको ये कर दिया। अब देखते हैं दूसरा, एसिटोकोलाइन। क्या, एसिटोकोलाइन, कौन सा, एसिटोकोलाइन। इसमें क्या, सामान्य अवस्था में, ये क्या, सामान्य अवस्था में होता है। जो अपन सामान्य अवस्था में चलते हैं फिरते हैं, तो ये कौन सा, इसमें किस टाइम में कौन सा, एसिटोकोलाइन रिसाव होता है, एसिटोकोलाइन का। ठीक है। अब एड्रेनालिन, कौन सा, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, क्या, एड्रेनालिन, कौन सा, एड्रेनालिन। ये भी क्या, हार्मोन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ये क्या, उत्तेजित अवस्था में। ये कब निकलता है, ये तब निकलता है जब किसी व्यक्ति से मान लीजिए कहीं लड़ाई हो जाए। क्या हो, लड़ाई हो तो कितनी स्फूर्ति आ जाती है, दौड़ लगाते हैं, कुछ और भागते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। तब ये उत्तेजित अवस्था में ये क्या करता है, उत्तेजित करता है किसी व्यक्ति को। जब ये इसका रिसाव होता है तो क्या करता है, अभी सामान्य व्यक्ति था, कौन सा, एड्रेनालिन निकला, व्यक्ति को क्या, उत्तेजित कर दिया। क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया। वो किसी को मारने के लिए तैयार हो गया। या मान लीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं, आपके पीछे कौन पड़ गया, शेर पड़ गया। क्या, शेर पड़ गया, शेर, क्या पड़ गया, शेर। तो क्या होगा, यही हार्मोन निकलेगा, कौन सा, एड्रेनालिन, कौन सा, एड्रेनालिन हार्मोन निकलेगा। और आप इतनी जोर से भागेंगे कि शेर भी आपको नहीं पा पाएगा, और भले ही वो शेर पकड़ के आपको खा जाए, लेकिन आप कोशिश करेंगे इतनी भागने की। तो इसको क्या, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। क्या, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये क्या, उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित। तो इसने कितनी प्रक्रियाओं को बदल दिया, देखिए, एक हार्मोन निकला, एक न्यूरोट्रांसमीटर आया, तो उसने क्या, लव करवा दिया। दूसरा ट्रांसमीटर सामान्य अवस्था में कर दिया। तीसरा आया तो क्या, उसने उत्तेजित कर दिया। चौथा आया डोपामीन, कौन सा, डोपामीन हार्मोन। तो वो क्या, व्यक्ति को शांत कर देगा, शांत ही कर देगा बिल्कुल, कुछ करना ही नहीं।
इसी प्रकार सेरोटोनिन क्या है, सेरोटोनिन, जब सेरोटोनिन आएगा तो किसी व्यक्ति को नींद सुला देगा। ये क्या, नींद के लिए है। ये किस में, ये किस पे कार्य करता है, ये किस पे आधारित होता है, ये क्या, सूर्य के प्रकाश पर से संबंधित होता है। किससे, ये सूर्य के प्रकाश से संबंधित होता है। तो किसी व्यक्ति को सुला दिया, तो ये क्या, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर से ही क्या है, संबंधित होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर सकता है, व्यक्ति के व्यवहार में क्या कर सकता है, व्यापक परिवर्तन कर सकता है। किस तरीके से, इस तरीके से व्यापक परिवर्तन कर सकता है हार्मोनों की सहायता से। हार्मोनों में क्या होता है, संदेश होता है। संदेश वो क्या, जो हार्मोन होगा उस वही संदेश क्या मस्तिष्क तक भेजेगा, मस्तिष्क में वही क्रियाएं होने लगेंगी। इस प्रकार से ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। एक होता है कौन सा, डिप्रेसेंट, कौन सा, डिप्रेसेंट केमिकल, कौन सा, तो डिप्रेसेंट केमिकल नाम का होता है। तो वो क्या करता है, जो क्या करता है, ये क्या, ये ये क्या करता है, न्यूरो, ये क्या लिख दिया मैंने, न्यूरो ट्रांसमिशन को ये क्या करता है, कम करता है। ये क्या करता है, हृदय की गति को कम कर देता है। कौन सा, डिप्रेसेंट केमिकल हृदय की गति को कम कर देगा, रक्तचाप को कम कर देगा, याददाश्त को कम कर देगा, शारीरिक क्रियाओं को क्या कर क्रियाशील में क्या कमी कर देगा। तो ये करता कौन, ये डिप्रेसेंट कौन करते हैं, ये कौन से पदार्थ होते हैं, ये कि जैसे शराब, क्या, शराब हो गया, कोई दर्द निवारक कोई दवा होगी, क्या होगी, दर्द निवारक शराब होगी, दर्द निवारक कोई दवाएं हो गई। तो ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये शरीर को क्या करती हैं, हल्का कर देती हैं। क्या करती हैं, हल्का कर देती हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने कि जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो क्या करता है, उसका शरीर क्या क्रियाशील, उसकी शरीर की क्रियाशील कैसी कम हो जाती है, हृदय की धड़कनें कम हो जाती, रक्तचाप भी कम हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो इसीलिए होता है कि वो व्यक्ति नाली में गिर जाता है, क्या कि उसको उसकी क्रिया, उसकी शरीर ने क्या क्रियाशील था वो क्या हो गया, कम हो गया, वो स्लो हो गया। तो उसको लगता है कि मैं नाली तक नहीं पहुँचा हूँ वो, और तब तक वो क्या होता है, पहुँच जाता है। उसकी जो सूचनाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो कैसा होता है, कम हो जाता है। उसको वो क्या कम हो जाता है, उसकी जो सूचना भेजने की शक्ति है वो कैसी कम हो जाती है। तो इसलिए वो व्यक्ति क्या नाली में गिर जाता है। तो ये चीज़ें देखें, ये था हमारा तंत्र का ऊतक। क्या था, तंत्र का ऊतक। तो हमने ये तंत्र का ऊतक समझा। अब देखते हैं पादप ऊतक, क्या पढ़ने वाले, अब देखते हैं हम पादप ऊतक। तो यहाँ से देखते हैं पादप ऊतक, पादप ऊतक के प्रकार, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं तो देखते हैं। तो क्या देखते हैं, पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, क्या देखने वाले, पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। तो दो प्रकार के होते हैं, एक कौन से, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। कौन से, विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक में क्या, विभाजन की क्षमता कैसी होती है, असीमित होती है। कैसी होती है, असीमित होती है। और स्थायी में क्या होते हैं, ये स्थायी होते हैं। तो विभाज्य ऊतक में कौन कौन से, विभाज्य शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। कौन सा, अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट, कौन सा, या अंतर्विष्ट, कौन सा, अंतर्विष्ट, कौन सा, अंतर्विष्ट। और स्थायी में कौन, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी। तो सरल स्थायी ऊतक में मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा, कॉलरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या, पैरेन्काइमा, कॉलरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल में जाइलम और फ्लोएम। क्या, जाइलम और फ्लोएम। तो ये पादप ऊतक हैं। अब इन सबको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो पादप ऊतक बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। तो पादप ऊतक में देखते हैं पहले क्या, विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक की ऊतक कौन से, जो विभाजन की क्षमता जिनमें होती है। ये कितने, तीन देखे थे। कौन कौन से, तीन देखे थे। कितने, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। कौन सा, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। तो एक एक को समझते हैं, इनका एक एक कार्य है और ज़्यादा कुछ समझना नहीं। तो शीर्षस्थ में क्या है, शीर्षस्थ क्या करता है, ये पेड़ की लंबाई, ये क्या, ये शीर्ष में होता है। जो जैसे ही नाम है उसी नाम से संबंधित हिंदी में शीर्षस्थ। तो ये क्या, पेड़ के शीर्ष में पाया जाता है। क्या, पेड़ के शीर्ष में पाया जाता है। ये क्या करता है, पेड़ की लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है, पेड़ की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। इसको इतना ही समझना है। क्या करना, ये जो शीर्षस्थ होता है वो क्या, पेड़ की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ये शीर्षस्थ है, वो शीर्ष में होता है। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। कौन सा, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। अंतर्वेशी ये कहाँ पाया जाता है, ये अंतर्वेशी मतलब ये शाखाओं में पाया जाता है। ये क्या, इस शाखाओं की, नई शाखाओं की वृद्धि के लिए, क्या, नई शाखाएं निकालने के लिए जो अंतर्वेशी है वो क्या, नई शाखाएं निकालेगा। क्या करेगा, अंतर्वेशी है वो नई शाखाएं निकालेगा। क्या करे, नई शाखाओं के लिए ये कार्य करता है। तो और तीसरा कौन सा, पार्श्व। कौन सा था, पार्श्व विभाज्य ऊतक। क्या, पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो ये क्या करता है, जो पार्श्व, पार्श्व का मतलब बगल में होता है। क्या, पौधे पेड़ के बगल में। जैसे ये क्या, ये मान लीजिए पेड़ है,
क्या है, ये पेड़ है, तो ये क्या, ये यहाँ पे होगा, कहाँ पे, ये यहाँ पे होगा, तो ये ऐसी मोटाई, पहले पेड़ ये, तो ये पार्श्व है, तो ये क्या करेगा, ये पेड़ की मोटाई को बढ़ाएगा, क्या करेगा, तने की चौड़ाई को बढ़ाता है, क्या करता है, तने की चौड़ाई को बढ़ाता है। तो ये यहाँ से, तो अभी पतला है तो फिर ऐसे बढ़ा जाएगा, फिर ऐसे, तो उसी प्रकार जैसे पहले इतना पेड़ है इसका पूरा, फिर वो क्या करे, ये यहाँ पे ये क्या करे, इसको इतनी चौड़ाई बना देगा, फिर इतनी चौड़ाई बना देगा, यही से क्या, यही से इसकी आयु भी क्या निर्धारित होती है, क्या होती है, यही से, इसी से आयु भी इसकी पेड़ की निर्धारित होती है। तो पार्श्व सब नाम से स्पष्ट है। शीर्षस्थ, शीर्ष में लंबाई बढ़ाएगा, पार्श्व बगल में है तो चौड़ाई बढ़ाएगा, और अंतर्वेशी तो शाखाओं को, क्या, शाखाओं को प्रोत्साहित करेगा, शाखाएं निकालेगा, क्या, नई शाखाओं की उत्पत्ति करेगा। तो ये विभज्योतक ऊतक हो गया। इतना ही है विभज्योतक ऊतक में। अब पढ़ते हैं हम स्थायी ऊतक। कौन से, स्थायी ऊतक। अब पढ़ते हैं हम कौन से, स्थायी ऊतक। तो हम देखते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी, स्थायी ऊतक में कौन कौन से, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो पहले देखते हैं सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक कितने, 3 थे। कितने थे, 3। मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक, और कौन सा, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक, और कौन सा था, और था दृढ़ ऊतक। कौन सा, दृढ़ ऊतक। तो इसको समझते हैं। मृदु ऊतक, ये एक एक कोशिका बनाई है मान के चलिए, ठीक है, ये क्या है, कोशिका। तो जो मृदु ऊतक होता है इसमें क्या, इसकी जो सेल वाल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो क्या होती है, बहुत पतली होती है, क्या, बहुत मुलायम और पतली। कैसी होती है, कोमल होती है। कैसी होती है, कोमल होती है। जो किसकी, इसको जो मृदु ऊतक है, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एरेनकाइमा बोलते हैं। क्या, एरेनकाइमा बोलते हैं। तो जो मृदु ऊतक है, इसकी क्या होती है, इसकी जो सेल वाल होती है बहुत कोमल, पतली और बहुत कोमल होती है। क्या होती है, पतली और कोमल होती है। ये कहाँ होती है, ये किन में होती है, ये क्या, किन में, ये जलीय पौधों में। किन में, जलीय पौधों में। जो जल के पौधे होंगे, तो आपने देखा होगा जल के पौधे कितने कोमल होते हैं। ऐसी मसल तो मसल जाते हैं, तो वो क्या, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और ये किसमें, इसमें जो जी गैप दिख रहा है, तो ये क्या होते हैं, इसमें ये क्या होते हैं, वायु रंध्र होते हैं। क्या, वायु रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, वायु रंध्र, जो क्या करते हैं, पानी में तैरने का, पौधे को क्या करते हैं, तैराते हैं, तैराने में सहायक, तैराने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये क्या, जलीय होते हैं। जो मृदु ऊतक होते हैं वो कैसे, जलीय होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति कैसे, पतली होती है, और ये कैसे, कोमल होते हैं। कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। और इनमें क्या होते हैं, वायु रंध्र होते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, एयर गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु रंध्र या एयर गैप बोलते हैं, जो क्या करते हैं, पौधे को सहायक करते हैं। क्या करते हैं, पौधे को तैरने में सहायक करते हैं। इनको क्या, मृदु ऊतक होते हैं। ये क्या होते हैं, मृदु ऊतक होते हैं। तो ये समझ में आया, क्या होते हैं, मृदु ऊतक होते हैं। दूसरा, स्थूल ऊतक। क्या, स्थूल ऊतक, ये स्थूल ऊतक भी किसका है, ये मृदु ऊतक का ही एक भाग है। क्या, मृदु ऊतक का ही भाग है, लेकिन इसकी सेल वाल क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। कैसी होती है, इसकी सेल वाल कैसी, मोटी हो जाती है। तो ये क्या, पेड़ों में आ जाता है। जो छोटे पेड़ होते हैं, क्या, छोटे पेड़ होते हैं, जो नई डालियाँ निकलती हैं, उनमें ये कहाँ आती है। तो ये क्या, इसकी सेल वाल कैसी, थोड़ी मोटी होती है, लचीली होती है। कैसी होती है, थोड़ी लचीली होती है, मोटी। अब देखा होगा जब आपने, जब पेड़ कोई जैसे किसी भी पेड़ पौधा जो निकलता है, तो उसमें क्या, उसका तना भी कैसा होता है, हरा होता है। क्या होता, उसका तना भी जो होता है वो क्या था, हरा होता है। तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे ये स्थूल कोण पाया जाता है। क्या, उस स्थूल कोण पाया जाता है। क्या होता है, स्थूल कोण पाया जाता है। तो ये क्या होती है, ये कैसी होती है, ये सेल वाल कैसी होती है, ये क्या होती है, ये होती है कैसी, मोटी हो जाती है। क्या, इनकी मोटी हो जाती है। और ये कैसी, लचीली होती है। जो हरा पौधा उसको क्या झुका सकते हैं इधर उधर, तो वो क्या, लचीली होती है, टूटता नहीं है, सूखता नहीं। तो ये किस में होती है, ये इसकी सेल वाल कैसी, मोटी होती है। और ये कहाँ पे होता है, ये किसके, इसमें क्या हो, ये हरा होता है, तो इसमें क्या, हरित लवक होते हैं। क्या, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। क्या, इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। हरित लवक क्या करेंगे, इसमें क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। और ये क्या, पत्तों में भी पाया जाता है। किसमें, पत्तों में भी ये पाया जाता है। किसमें, ये पत्तों में भी पाया जाता है। पत्ते भी कैसे, हरे होते हैं। तो ये क्या, पत्तों में भी ये पाया जाता है। ये स्थूल कोण पत्तों में भी पाया जाता है। अब देखते हैं ये दृढ़ ऊतक। कौन सा, दृढ़ ऊतक। कौन सा, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। तो इसकी क्या होती है, ये पेड़ हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा। ये इसकी क्या, सेल बार कैसी, अत्यंत मोटी होती है। कैसी, अत्यंत मोटी, और कैसा, ये मजबूत होता है। ये क्या होता है, अत्यंत, इसकी सेल बार कैसी होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है। और इसकी सेल बार कैसी होती है, मृत होती है। कैसी होती है, मृत होती है। कैसी होती है, इसकी सेल बार होती है, मृत होती है। सेल बार मृत क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिग्निन नामक, क्या,
लिग्निन नामक एक क्या होता है, जलरोधी पदार्थ इसमें पाया जाता है। क्या, लिग्निन नामक जलरोधी पदार्थ होता है जो क्या करता है, इसको मृत बना देता है। क्या, इसकी सेल वाल को क्या बना देता है, मृत बना देता है, जिससे क्या होता है, ये अत्यंत मोटी हो जाती है और कैसी मजबूत हो जाती है। क्या होती है, मजबूत हो जाती है, जो क्या करती है, जो पेड़ों को क्या करती है, सहाय सीधा, और जो इसको मजबूती प्रदान करती है। ये क्या करती है, जो पेड़ों को मजबूती प्रदान करती है। दृढ़ ऊतक क्या करता है, इसका नाम है दृढ़। मृदु का क्या, कोमल, मृदु से कोमल, और स्थूल से ये थोड़ा बहुत टाइट, लचीला। और दृढ़ से, दृढ़ का मतलब, दृढ़ से तो नाम ही सही, दृढ़ तो मजबूत है। क्या, ये क्या मजबूत, तो पेड़ों को क्या मजबूती प्रदान करती हैं। ये क्या करती है, पेड़ों को मजबूती प्रदान करती हैं। इसमें क्या है, ये इसकी कोशिकाएं कहती हैं मृत होती हैं। क्या होती हैं, मृत होती हैं। तो इसकी कोशिकाओं क्या होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये किसके कारण है, तो लिग्निन के कारण। किसके कारण, लिग्निन के कारण ये मृत हो जाती हैं। तो चलिए अब इनको समझ लिया, अब इनकी भाषा देख लेते हैं एक एक करके। तो जो मृदु ऊतक हैं इनको क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं इसको, पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा बोलते हैं। तो पेरेनकाइमा क्या होते हैं, ये क्या, ये जली पौधों में पाया जाता है। क्या, जो मृदु ऊतक है किन में, जली पौधों में पाया जाता है। इसमें क्या वायुरंध्र या क्या एयर गैप पाए जाते हैं। क्या, वायुरंध्र या एयर गैप पाए जाते हैं, जिससे क्या पौधा पानी में क्या करता है, तैरते हैं। क्या करते हैं, पौधे पानी में तैरते हैं। अब देखते हैं स्थूल कोण। कौन सा, स्थूल कोण या क्लोरेन काइमा। कौन सा, क्लोरेन काइमा। तो ये क्या, यह क्या मृदु ऊतक का एक प्रकार होता है। क्या, यह भी क्या मृदु ऊतक का एक प्रकार होता है, जिसमें क्या हरित लवक पाए जाते हैं। क्या होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, जो क्या हरित लवक। और ये क्या, यह पत्तों में पाया जाता है। क्या, पत्तों में पाया जाता है। और पादप में क्या, ये इसमें लचीलेपन, जो लचीलापन होता है, ये किसकी, स्थूल कोण की ही देन होती है। जो क्या, जो पादप लचीलेपन होते हैं, जो लचीले होते हैं, वो क्या इसी की देन होती है। क्या, पादपों में लचीलेपन की देन किसकी है, स्थूल कोण के कारण पादप में लचीलापन होता है। दृढ़ ऊतक। कौन सा, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक कैसा, मजबूत ऊतक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्लेरन काइमा बोलते हैं। क्या, स्क्लोरन काइमा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरन काइमा। तो स्क्लेरन काइमा, तो यह क्या, यह मृत ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं, यह मृत ऊतक होते हैं। इनकी कोशिकाओं में क्या, लिग्निन नामक जलरोधी पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्निन नामक जलरोधी क्या होता है, पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्निन नामक जलरोधी पदार्थ पाया जाता है। ये ऊतक क्या होते हैं, ये ऊतक पौधों को क्या कठोरता व यांत्रिक मजबूती, आंतरिक मजबूती क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, आंतरिक मजबूती क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। और क्या, कठोरता प्रदान करते हैं। लकड़ी की जब, तो ये क्या करते, इतना इतना ये काम हो गया। और लकड़ी की जो दृढ़ता है, जो गुणवत्ता है, वो क्या लिग्निन की मात्रा पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। लिग्निन की मात्रा जितनी अधिक होगी, लकड़ी की मजबूती क्या होगी, उतनी अधिक होगी। तो इसमें क्या, लकड़ी की, इसमें लिग्निन की मात्रा होती है दृढ़ ऊतक में, इसलिए ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, ये मजबूत होते हैं, क्योंकि क्या होती है, लकड़ी की मात्रा किस पे, लिग्निन पर निर्भर करती है। जितना अधिक लिग्निन होगा उतनी अधिक लकड़ी मजबूत होगी, उतनी ही गुणवत्ता अच्छी होगी। लकड़ी की क्या हो, गुणवत्ता अच्छी होगी। तो ये हमारा क्या था, सरल स्थायी ऊतक थे। क्या थे, सरल स्थायी ऊतक हमने समझा। अब देखते हैं जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं। जटिल स्थायी ऊतक, कौन से, जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में क्या क्या पढ़ना है हमको, जटिल स्थायी ऊतक में दो चीज़ें पढ़नी है। क्या, जाइलम और फ्लोएम। क्या पढ़ने वाले हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जटिल स्थायी ऊतक में दो ही चीज़ देखने वाले हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए, ये मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ है, इसका क्या, इस पेड़ का ये इतना ये भाग निकाल लिया, कोई ये इतना भाग निकाल लिया, ठीक है, तो उसी को इसमें बना दिया गोल गोल, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये क्या है, एक, और ये दूसरा, ये क्या, बाहर की सेल वाल, कोशिका भित्ति, ये क्या सेल वाल है, ये क्या सेल वाल है। तो ये क्या है, ठीक है, ये है, ये इसको जो अंदर है इसको ये क्या है, ये जाइलम है, और जो बाहर है वो क्या, फ्लोएम है। क्या, फ्लोएम है। तो इसी की, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, बाहर जो होता है उसको क्या, फ्लोएम बोलते हैं। जो अंदर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। दो चीज़ें पहले ध्यान रखनी है कि जो बाहर होता है उसको जाइलम बोलते हैं, सॉरी फ्लोएम, और जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। अंदर वाले को जाइलम और बाहर वाले को फ्लोएम। क्या बोलते हैं, अंदर वाले को जाइलम और बाहर वाले को फ्लोएम बोलते हैं। जो जाइलम होते हैं वो क्या होते हैं, मृत होते हैं। जो अंदर वाले होते हैं वो कैसे, तो मृत होते हैं। क्या होते हैं, मृत होते हैं। तो इनमें क्या, किस तत्व का काम चल, जैसे ये
कार्य करते हैं क्या, किस तत्व के आधार पर ये कार्य करते हैं, जाइलम किसके आधार पर, किस तत्व के आधार पर जाइलम कार्य करता है। किस तत्व का मतलब क्या, किस तत्व का मतलब जो हम लोगों ने क्या फिजिक्स में पढ़ा होगा, किस तत्व अभी पढ़ाऊंगा मैं, कि जब हम किसी पतली पानी छोटी कांच की नली को किसी पानी में डालते हैं तो क्या यहाँ से पानी भरा है तो वो क्या पानी यहाँ से हो जाएगा, क्या क्या पानी उसमें ऊपर चढ़ जाता है, इसी को क्या किस तत्व कहते हैं। तो इसी के प्रयोग करके ये अभी समझाऊंगा मैं आगे। तो ये क्या है, ये जाइलम, अंदर क्या होता है जाइलम, बाहर क्या फ्लोएम होता है। अब इसको समझते हैं। जो जाइलम होता है वो क्या होता है, मृत होता है। जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, मृत भाग होता है। क्या होता है, मृत भाग होता है। और फ्लोएम क्या होते हैं, जो जाइलम होता है अंदर की तरफ वो कैसा मृत भाग होता है। फ्लोएम कहते हो, ये कहते हैं सजीव होते हैं। ये क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जो जाइलम होता है अंदर की तरफ वो क्या करता है, ये क्या करता है, जाइलम करता है, इसकी एक नंबर एक तो एक गति होती है, एक ही वो जाइलम की कैसी ऊपर की ओर गति, कहती सीधी ऊपर की ओर ही गति होगी, क्या होगी, एक ही ऊपर की ओर गति। लेकिन जो फ्लोएम है उसकी क्या गति दोनों तरफ हो सकती है, क्या दोनों तरफ और दाएं बाएं भी हो सकती है, होती है, क्या ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह उसकी गति होती है। और जो जाइलम है, क्या है, जो जाइलम है ये क्या करता है, जो जाइलम है ये क्या होता है, ये जल और क्या करता है, जो लवण है जल एवं लवणों को क्या करता है, जड़ों से कहाँ तक, पत्तों तक पहुँचाता है, क्या जल जल और किसको, लवण को कहाँ तक, पत्तों तक, पत्तों तक पहुँचाएगा। पत्ते क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। तो ये पहुंच रहा है कहाँ से, ये मान लीजिए मैंने पौधा बनाया, पेड़ बनाया हो, ठीक है। तो ये क्या, ये इसकी ये क्या है जड़, ये क्या है जड़ें, और पानी और क्या होंगे, इस जड़ों से क्या मूल रूट निकलेंगे, क्या रूट हेयर निकलेंगे, या मूल रोम, क्या मूल रोम। तो मूल रोम ये निकलेंगे तो ये क्या, इसमें ज़मीन में क्या है, पोषक तत्व है, क्या पोषक तत्व और जल है। तो ये जो मूल रोम है ये क्या करेंगे, ये पोषक तत्व और जल को क्या करेंगे, जो लवण है जल और लवण को इनका क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। अवशोषण करके यहाँ क्या किस तत्व का कार्य चलेगा, जब किस का ये कहाँ से, जो जाइलम है ये क्या, ये कहाँ तक पत्तियों तक भेजेगा। अब पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियां किसकी, सूर्य की उपस्थिति में क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी, क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या, इसको जल निकलेगा, ये क्या जल निकलेगा, जल निकल जाएगा। जब इन पत्तियों से जल बाहर निकलेगा, क्या होगा, जब पत्तियों से जल क्या होगा बाहर निकलेगा, पत्तियों से जल बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या, यहाँ से एक प्रेशर बनेगा, क्या होगा, एक दबाव बनेगा, एक खिंचाव बनेगा, क्या होगा, जब यहाँ से कुछ चीज़ बाहर निकल रही है तो यहाँ इसकी ओर क्या एक खिंचाव बनेगा, एक खिंचाव बनेगा। और यहाँ से क्या, ये किस तत्व का यहाँ से काम चल ही रहा है, तो ये जल और ये यहाँ से ये जल और लवण रूट जड़ों से भेजते हुए कहाँ जाइलम तक पहुँचाते, जाइलम से क्या, जाइलम से ये इनकी एक प्रवाह बन जाता है, क्या प्रवाह बन जाता है, एक खिंचाव बन जाता है। तो ये जल जैसे ही यहाँ से ऊपर निकल सूर्य के प्रकाश में ये निकलता है जल, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्य करने के बाद जो जल निकलता है पत्तियों से, तो उसी जल के ये जो खिंचाव होता है, तो इसी जल के खिंचाव बल के कारण क्या होता है, जो ये जो क्या है जाइलम है वो क्या करता है, उस जल को क्या करता है, जल और लवण को क्या पत्तियों तक पहुंचाता है, किसके द्वारा, खिंचाव बल के, पत्तियों के जो जल का खिंचाव है उस खिंचाव बल के कारण क्या करता है, उनको क्या जाइलम क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, क्या करता है, पत्तियों तक उनको खनिज लवण और जल को पहुंचाता है, ये कार्य करता है जाइलम, क्या करता है, ये कार्य करता है। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, ये जो खाद्य पदार्थ जो पत्तियों तक पहुंचा, तो पत्तियां क्या खाद्य पदार्थ को बनाएंगी, तो खाद्य पदार्थ को जो खाद्य पदार्थ बनाया वो फ्लोएम क्या करता है, वो फ्लोएम उस खाद्य पदार्थ को पेड़ की सभी जड़ों तक सभी जगह तक पहुंचाता है, क्या करता है, सभी भागों तक, अन्य भाग पत्तियों से लेकर कहाँ अन्य पेड़ के अन्य भागों तक ये क्या करता है, पहुंचाता है, ये क्या करता है, पहुंचाता है। अब ये मृत होती हैं, ये क्या जो फ्लोएम होते हैं ये क्या मृत होते हैं, मृत होते तो इनमें क्या ऊर्जा की जरूरत ही नहीं होती, क्या होती ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। फ्लोएम में क्या तो इसकी जरूरत होती है ऊर्जा की, इसकी क्या होती है ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये जाइलम और ये फ्लोएम हमने समझा, क्या ये जाइलम और फ्लोएम हमने समझा। अब इसमें और एक चीज़ क्या होती है, और चीज़ें देख लेते समझ लेते हैं कि जब हम किसी पेड़ को काटते हैं क्या करते हैं, जब हम अगर किसी पेड़ को काटते हैं, अब मान लीजिए पेड़ है, तो अब अगर हम इसको काटेंगे, इसमें क्या है, ये जो काले वाला दिख रहा है, ये जो काले वाला दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा जाइलम, ये क्या अंदर की तरफ ये क्या है जाइलम, ये जो बाहर की तरफ है ये क्या है, ये फ्लोएम, ये इतना भाग फ्लोएम का है, दोनों साइड क्या ये दोनों साइड ये फ्लोएम का भाग है, ये क्या ये जाइलम का भाग है, ये क्या ये जाइलम का भाग है, और ये दोनों साइड क्या है ये फ्लोएम का भाग है। ये फिर क्या ये सेल वाला आ जाती है, ये क्या सेल वाला आ जाती है जो मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। तो
मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था, यदि किसी पेड़ को अगर बाहर से काटा जाता है, क्या किया जाता है, बाहर से यदि किसी पेड़ को काटा जाता है तो क्या होता है, जब किसी पेड़ को हम बाहर से काटते हैं तो सबसे पहले क्या कटेगा, सबसे पहले कटेगा फ्लोएम कटेगा, क्योंकि फ्लोएम क्या है, बाहर है। जब यहाँ से काटेंगे तो सेल वाल कटेगी, सेल वाल के बाद क्या, फ्लोएम आ जाएगा। फ्लोएम सेल वाल से ही लगा हुआ होता है। तो जब देखा होगा सेल, तो ये सेल वाल में ही क्या फ्लोएम होता है, क्या सेल वाल में ही फ्लोएम होता है। जब आप लोगों ने देखा हो, कई बार लोग क्या करते हैं, किसी पेड़ को काटना हो, उसको सुखाना हो, तो क्या करते हैं, उसको यहाँ से उसकी छाल को क्या करते हैं, उसकी छाल को क्या करते हैं, काट देते हैं, चारों तरफ से पेड़ की छाल को काट देते हैं। तो छाल कटने से क्या कट जाता है, सबसे पहले क्या करता है, फ्लोएम कट जाता है, क्या फ्लोएम कट जाता है। फ्लोएम कट जाएगा तो क्या होगा, पत्तियों से जो भोजन बनेगा वो पेड़ के अन्य भागों तक नहीं पहुँचेगा और जड़ों तक नहीं पहुँचेगा। जड़ों जब खाना नहीं पहुँचेगा तो जड़ें क्या कर देंगी, कार्य करना बंद कर देंगी, क्या करेंगी, कार्य करना बंद कर देंगी। जब कार्य करना बंद कर देंगे, जो जल और लवण को भेजना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा, क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है, इस प्रकार से क्या होता है, पेड़ सूख जाते हैं। तो ये चीज़ें थी, अब इसको, ये मैंने समझाया, अब इसको भाषा में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको भाषा में देखते हैं, इसको आज ख़त्म करना है। तो ऐसे ऊतकों का निर्माण किनका, जो जैसे जटिल स्थायी ऊतक, ऐसे ऊतकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है, क्या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। तो देखते हैं किसको, जाइलम और फ्लोएम को समझना है, क्या जाइलम और फ्लोएम को समझना। तो जाइलम में देखते हैं, इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, मृत होता है, क्या होता है, इसका अधिकांश भाग मृत होता है। फ्लोएम में क्या, इसका अधिकांश भाग क्या होता है, सजीव होता है। ये क्या होता है, सजीव होता है। यह क्या, जल एवं लवण को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है, कहाँ तक, जल और लवण को कहाँ, पत्तों तक पहुंचाता है। ये खाद्य पदार्थ को पत्तों से, जो खाद्य पदार्थ जो पत्तों ने बनाया वो पत्तों से कहाँ, अन्य भाग तक पहुंचाता है, कहाँ पहुंचाता है, अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो नेक्स्ट जो यह क्या करता है, जो कौन सा जो है, जो क्या जाइलम है, ये क्या करता है, ये नीचे से क्या ऊपर की ओर, जो जाइलम है यह नीचे से क्या ऊपर की दिशा में ही कार्य करता है, क्या एक ही दिशा में कार्य करता है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, कहाँ नीचे से ऊपर की ओर एक तरह। यह क्या, यह सभी दिशाओं में कार्य करता है, क्या करता है, सभी दिशा। अब इसको क्या खाने को भेजना है, एक पेड़ की शाख ऐसी है, एक ऐसी है, एक ऊपर है, एक जड़ों तक भेजना, तो चारों तरफ ये क्या सभी दिशाओं में ये कार्य करता है। ये मृत होने के कारण इसमें एटीपी मतलब ऊर्जा, क्या ऊर्जा की क्या आवश्यकता नहीं होती। ये मृत है तो इसमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये सजीव ऊतक होने के कारण क्या इनमें एटीपी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, इसमें एटीपी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये इनमें अंतर है और ये परिभाषा भी उनकी। तो देखते हैं, अगर किसी भी तने को क्या करते हैं, बाहर से काटा जाए, क्या बाहर से काटा जाए, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका फ्लोएम क्षतिग्रस्त होता है, क्या फ्लोएम क्षतिग्रस्त होता है, जिससे क्या हो, जो खाद्य पदार्थों को की पहुंच पेड़ जड़ों तक बाधित हो जाती है। क्या होती है, खाद्य पदार्थों की क्या पहुंच कहाँ तक, जड़ों तक बाधित हो जाती है। जब खाद्य पदार्थ जड़ों तक नहीं पहुंचेगा तो क्या जड़ों का कार्य करना क्या क्षमता कम हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा, क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा। अब पादपों में जो जल का आरोहण होता है, क्या जो पादपों में जल का आरोहण होता है वो क्या वाष्पोत्सर्जन के, क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा कौन सा खिंचाव बल, कौन सा खिंचाव बल के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन जब बताया था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, वाष्पोत्सर्जन होगा सुबह दिन में जब सूर्य निकलेगा तो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन भी होगा, साथ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होगी। तो ये वाष्पोत्सर्जन को क्या एक पौधों की क्या बोलते हैं, एक वो आवश्यक बुराई भी बोलते हैं, क्या वाष्पोत्सर्जन को पौधों की एक आवश्यक बुराई भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी सूखा पड़ जाता है या जहाँ पानी नहीं होता तो वहाँ पे भी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण भी क्या होते हैं, पेड़ सूख जाते हैं। जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या खनिज लवण और पानी का अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएंगे, वो क्या भोजन नहीं बना पाएंगे। तो जब जल खत्म हो जाएगा तो भोजन नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनको आवश्यक बुराई बोलते हैं। अब देखते हैं कैपिलरी या केशुकत, क्या कैपिलरी या केशुकत। तो जो जाइलम या जो पादपों में जल का आरोहण होता है उसमें केशुकत सहायक भूमिका निभाता है। क्या केशुकत कैसी सहायक भूमिका, मैं बताया अभी कैसे सहायक भूमिका निभाता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं वृक्ष वलय कालक्रम, क्या वृक्ष वलय कालक्रम या क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी की उम्र का निर्धारण करना। क्या करना, लकड़ी की उम्र का निर्धारण करना। तो लकड़ी की उम्र का निर्धारण कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। तो लकड़ी की उम्र का कैसे निर्धारण करते हैं, ये मान लीजिए ये कोई पेड़ है, जैसे ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, तो इसका ये भाग काट लिया गया, क्या ये भाग काटा गया, इसी भाग को यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। एक चक्र, दूसरे चक्र, तीसरा चक्र, एक चौथा चक्र। तो ये ऐसा आपने देखा होगा पेड़ों में, एक थोड़ा क्या होता है डार्क, एक कम डार्क, एक डार्क, एक कम डार्क, ऐसे कई जब पेड़ कटा देखा होगा तब ऐसा होता है। तो ये कैसे होता है, ये कब होता है, ये तब होता है
जब आपने देखा होगा क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्या होती है, गर्मियों में अधिक होती है, क्या होती है, बरसात के टाइम में अधिक होती है। अब मान लीजिए आपके पास बरसात का टाइम है, क्या बरसात, बरसात के टाइम में क्या पानी की क्या होगी, अधिकता होगी, क्या होगी, अधिकता होगी, पानी अधिक मिलेगा, ठीक है। बरसात के टाइम में क्या होगा, पानी अधिक मिलेगा, और ये क्या करेंगे, पेड़ पानी का अधिक खर्च करेंगे। जब पानी अधिक कैसे, जब सूर्य ने घामने के, जब धूप निकलेगी, क्या होगी, धूप निकलेगी गर्मी में, मान ली बरसात और गर्मियों में, जब क्या धूप निकलेगी, क्या निकलेगी, धूप निकलेगी, धूप निकलेगी, क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। तो ये क्या, यहाँ से जड़ों से भी क्या अधिक पानी खींचा जाएगा, क्या किया, अधिक पानी खींचा जाएगा, खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा, तो खींचा जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यही काम क्या सर्दियों में, अब मान लीजिए सर्दियों में क्या धूप भी नहीं निकली, अब धूप नहीं निकली तो क्या वाष्पोत्सर्जन होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, जब धूप नहीं निकली तो क्या वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। और जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो क्या पेड़ क्या जल जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो खिंचाव बल बनेगा, खिंचाव बल भी क्या होगा, नहीं बनेगा। और जब खिंचाव नहीं बनेगा, जब खिंचाव नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये जड़ें क्या करेंगी, जल को खींचेगी नहीं, क्या जल को क्या करेंगी, खींचेगी ही नहीं। जब जल को नहीं खींचेगी तो क्या पेड़ में क्या होगी, जल की कमी होगी, क्या होगी, जल की कमी होगी। और जब किसी चीज़ को कमी होती है, मान लीजिए किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वो क्या हो जाता है, मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए हम आटा लगाते हैं, क्या करते हैं, आटा लगाते हैं, ठीक है, आटा लगाते हैं, जब आटा लगाते हैं तो पानी डालते हैं, यदि उसमें कम पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, टाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, कैसे हो, गाढ़ा हो जाएगा, टाइट रहेगा। यदि ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो क्या ढीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब इसमें क्या पानी की, जब पेड़ में पानी की कमी हुई, क्या हुई, पानी की, पेड़ में पानी की कमी होती है, तो इसमें क्या होते हैं, जब पानी में कमी, पानी की कमी होती है तो ये जो फैलाव है, जब इसमें पानी की कमी होगी तो जो क्या है पार्श्व ऊतक हैं तो वो क्या होंगे, वो कम फैलेंगे। जब पानी नहीं है तो वो क्या, उनकी उनमें वृद्धि और विकास क्या होगा, कम होगा। जब उनमें उनको ढंग से खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, तो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको खाना पीना रोक दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसमें क्या वृद्धि या विकास होगा या नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, नहीं होगा। तो उनमें क्या होता है कि जब सर्दियों के टाइम में पानी वाष्पोत्सर्जन नहीं होता और खिंचाव बल नहीं बनता तो पानी की जड़ों से नहीं उठता, तो पेड़ में क्या होती, पानी की कमी हो जाती, क्या होती, पेड़ में पानी की कमी हो जाती। पेड़ में पानी की कमी होने के कारण क्या होता, ये अपना क्या विकास नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाने के कारण ये क्या डार्क हो जाता है, ये क्या होता था, ये डार्क हो जाता है। फिर गर्मी आती है, जैसे ही आती है पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है तो इसका विकास होता है, तो ये क्या बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है। फिर जैसे सर्दी आती है तो फिर क्या होता है, फिर वही काम होता है, तो फिर इसका क्या विकास नहीं हो पाता, फिर ये डार्क हो जाता है पानी की कमी से। फिर क्या, फिर विकास होता है, फिर क्या, फिर डार्क हो जाता है, फिर विकास होता है, फिर डार्क हो, ये साल में क्या हर सर्दी में होता है। इसी प्रकार ये हर सर्दियों में होता है। तो इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, इन जो वलय बनते हैं इनको क्या वार्षिक वलय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय, क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय भी इनको बोला जाता है। तो इन्हीं के कारण क्या होता है, हम पेड़ की उम्र का पता लगाते हैं, क्योंकि ये एक वर्ष में क्या बनना है, एक बनना है, तो इनको गिन के क्या आराम से पता लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो इनको क्या, इन्हीं के कारण इनको क्या वर्ष का पता लगाया जाता है, ये इसका नियम है। देखिए इनका, इसका क्या लिखा है, हिंदी क्या है, वृक्ष वलय कालक्रम, वृक्ष से, वृक्ष के जो वलय हैं उनके उनके उनसे क्या कालक्रम, उसका क्या टाइम, उससे टाइम का पता लगाना। तो इसको इसको अब भाषा में देख लेते हैं, फिर एक और पढ़ेंगे, ऊतक संवर्धन। तो ये पादप ऊतक खत्म। पादप तनों में लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्या, तो ये तो पता ही है, क्योंकि पार्श्व ऊतक होते हैं, तो पार्श्व ऊतक क्या करते हैं, फैलते हैं, वो क्या करें, फैलेंगे तो कोशिकाओं को तो विकास करेंगे ही, क्या करेंगे, विकास करेंगे, क्योंकि ये विभाज्य ऊतक ऊतक हैं तो वो विकास तो करेंगे। तो क्या नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो सर्दियों के में क्या होता है, पादपों में जल की उपलब्धता क्या होती, कम हो जाती है। पादपों में जल की उपलब्धता कैसी होती, कम होती। पेड़ों में जल की उपलब्धता बताया क्या, कम हो जाती। क्यों कम हो जाती, क्यों वाष्पोत्सर्जन नहीं हो, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो तो जड़ें खिंचाव नहीं करती, तो कम हो जाती हैं, क्या होती, कम हो जाती हैं। तब क्या होता है, तब तनों में क्या होता है, तनों में गाढ़े, क्या गाढ़े, ये क्या मैं गाढ़ लिख दिए, गाढ़े, गाढ़े क्या, ये गाढ़े, गाढ़े रंग के, कैसे गाढ़े रंग के ऊतक, ऊतक वलय क्या होता है, गाढ़े रंग के ऊतक वलय का क्या होता है, निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है। और इन्हें क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें को वार्षिक वलय बोलते हैं, जिसे गिनकर लकड़ी की उम्र का क्या पता लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, लकड़ी की उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो अब चलिए एक एक ऊतक संवर्धन को और देख लेते हैं। तो देखना है क्या, ऊतक संवर्धन या क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर, क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर को देखते हैं।
तो टिश्यू कल्चर की क्या है, ये क्या है, इसको ये क्या है, एक प्रयोगशाला विधि है। क्या है ये टिश्यू कल्चर जो है ये कैसी एक प्रयोगशाला विधि है। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जब इसमें क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं क्या लेते हैं, इसमें जो पादप होता है तो कौन सा पादप लेते हैं, विभज्योतक ऊतक लेते हैं। पादप में कौन सा, विभज्योतक। जो विभज्योतक ऊतक होते हैं तो क्या करते हैं इसको प्रयोगशाला में, तो विभज्योतक ऊतक को लेंगे। तो विभज्योतक ऊतक से क्या करेंगे, एक ऊतक ले लेंगे, ठीक है। एक ऊतक लिया और उस ऊतक को क्या करेंगे, उसमें किसकी ऑक्सीन की, किसकी ऑक्सीन की उपस्थिति में, किसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी को इसको ढक के क्या करेंगे, इसको उसको उसको अनुकूल अवस्था में क्या करेंगे, उसको अनुकूल व्यवस्था बना के उसकी, जैसे मान लीजिए खाद डाल दिया उसमें, मट्टी जल और सब कुछ डाल दिया, उसी में क्या जो इसकी जो ऊतकों के विभाजन के लिए जो चीज़ आवश्यक है वो क्या ऑक्सीन है, जो क्या ऑक्सीन है, तो उसको भी क्या उसमें डाल दिया। तो इन सब चीज़ों की उपस्थिति करके जो एक ऊतक में पेड़ से क्या किया, एक ऊतक लिया, ऊतक को क्या किया इसमें लगा डाल दिया अपना, जो भी प्रयोगशाला कर रहे हैं तो किसी जो भी डिब्बा या जो भी होगा उनका, तो उनमें क्या किया उसको डाल दिया। अब उसको क्या किया, उसको बंद करके रख दिया, क्या किया उसको बंद करके रख दिया। तो कुछ दिन में क्या होगा, एक दिन में 2 दिन में क्या होगा, उससे क्या होगा, जो सैंपल लिया था क्या, जो सैंपल लिया था उसमें क्या छोटे छोटे पौधे क्या हो, छोटे छोटे पौधे क्या हो के रूप में क्या उनको विकास हो जाएगा, क्या हो छोटे छोटे, इसमें ये क्या ये जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पे सैंपल था क्या, यहाँ पे सैंपल रखा हुआ था, यहाँ पे ये क्या छोटे छोटे पौधे, ये क्या छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, ये क्या यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं। अब छोटे छोटे पौधे हो गए तो अब उनका क्या किया जाएगा, उन छोटे छोटे पौधों को क्या बगीचे में प्रयोग किया जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बगीचे में प्रयोग किया गया। इस तरीके से क्या होता है, ये टिश्यू कल्चर होता है। क्या टिश्यू कल्चर होता है, और ये किसमें बागवानी में होता है। क्या होता है, ये बागवानी में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया, क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए अब कोई गुलाब है, क्या है कोई गुलाब है, गुलाब में तो कोई फल होता नहीं है, क्या गुलाब में तो कोई फल होता नहीं है। अब गुलाब की यदि मान लीजिए एक ही पेड़ है, क्या है मान लीजिए एक ही पेड़ है और गुलाब में फल होता नहीं है, फल होता नहीं है, क्या फल होता नहीं, तो उसको क्या उसकी क्या लगती है, उसकी टहनी लगती है, क्या टहनी लगती है। अब मान लीजिए अपन को बनाना है 1000 गुलाब के फूल बनाना है, और कितना एक पेड़ 1000 पेड़ बनाने हैं, ठीक है कितने बनाने 1000 पेड़ बनाने हैं, और फूल गुलाब का पेड़ कितना एक ही है जो अच्छा फूल देने वाला है, क्या था अच्छा फूल। अब इसकी कितनी टहनी लगाएंगे, मान लीजिए टहनी काट के हमने लगा दी, इसकी कितनी मान लीजिए 20 टहनी निकल के आ गई, ठीक है 20 टहनी इसकी बन गई, छोटा सा ही पौधा है 20 टहनी बन गई। अब 20 टहनी को लगाया और सब पता चला 10 को दीमक खा गई, क्या हो गई दीमक खा गई। अब 10 लगे और पता चला उसमें भी वो ना ही वृद्धि की विकास की, एक ही दो कर पाए वृद्धि विकास, तो क्या हुआ बर्बाद हो गया। तो इसीलिए इसको उपयोग करते हैं क्या कि जल्दी से उसी की तरह क्लोन उसके तैयार हो जाए। इसकी जो क्लोनिंग हम आगे उसमें क्या होता है बायोटेक में होते हैं, क्या बायोटेक में क्या पढ़ते हैं क्लोन पढ़ते हैं क्लोन वगैरह पढ़ते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, इस गुलाब को जैसे बनाना है तो क्या करेंगे, गुलाब लगाने हैं बागवानी मतलब के लिए, तो इस गुलाब का क्या करेंगे, उसका एक पादप उसका क्या एक ऊतक निकालेंगे, क्या करेंगे एक ऊतक निकालेंगे। एक ऊतक में कितनी कोशिकाएं होती हैं, कई कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। तो उसमें एक ऊतक निकाल लेंगे, कौन सा विभज्य ऊतक होगा जो, तो विभज्य ऊतक को निकालेंगे, उसको क्या उसके अनुकूल दशा में ऑक्सीजन की माध्यम में रखकर उसको क्या करेंगे उसको तैयार करेंगे। तो जब उसमें जितनी भी क्या होंगी, जितनी कोशिकाएं होंगी, क्या होंगी कोशिकाएं, जितनी कोशिकाएं होंगी वो क्या करेंगी, वो सब की सब एक क्या पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगे, क्या होगी छोटे पौधे के रूप में क्या हो जाएंगे विकसित हो, जितनी कोशिकाएं होंगी। तब उससे क्या होंगे, उससे क्या अब मान लीजिए 100 1000 एक जितने बनाने उतने, तो ऊतक में जितनी कोशिकाएं उतने पौधे तैयार हो गए। मान लीजिए 1000 कोशिकाएं तो 1000 पौधे तैयार हैं एक ही ऊतक में। तो ये क्या एक ही ऊतक में ना पेड़ खराब हुआ ना कुछ हुआ, 1000 और बिल्कुल जैसे ये फूल है गुलाब का उसी बिल्कुल सेम टू कॉपी पौधा और पेड़ रहेगा, क्या होगा बिल्कुल सेम टू सेम फूल आएगा, कोई कमी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए ये किया जाता है ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर। तो उसको समझ में आ गया हो। अब चलिए देखते हैं इसको भाषा के रूप में। ये क्या ये है पौधे, ये क्या ये है पौधों छोड़ो पौधों नहीं, ये है पादपों, इसको हटा दो पौधों को काट दो। यह पादपों में अलैंगिक प्रजनन की कैसी प्रयोगशाला विधि है, क्या है अलैंगिक प्रजनन की कैसी प्रयोगशाला विधि है। इस प्रक्रिया में पादप से ऊतक को प्राप्त कर उसे क्या पोषक तत्व, क्या पादप से क्या किया ऊतक को प्राप्त किया, उसको क्या किया उसको पोषक तत्व में, पोषक तत्व कौन ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या है जो हार्मोन है जो पौधों को वृद्धि विकास में सहायता करता है, तो ऑक्सीन युक्त माध्यम में क्या किया रखा गया है, क्या रखा गया, जिससे क्या होगा फल, जिसके फलस्वरूप क्या हो ऊतक कोशिकाएं छोटे छोटे किसमें पौधों में बदल गई, किसकी जो ऊतक कोशिकाएं थी, क्या जो ऊतक कोशिकाएं थी वो किसमें छोटे छोटे पौधों में बदल गई।
बदल जाती हैं, जो क्या मूल पौधे की प्रतिलिपियां होती हैं। जो मूल पौधा था उसी की बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, जैसे कि हम फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो फोटो कॉपी क्या बिल्कुल सेम आता है, उसी प्रकार ये प्रतिलिपियां हो गई। ठीक है, फिर क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कैसे क्या बोलते हैं, बागवानी, क्या बोलते हैं, बागवानी, बागवानी में किया जाता है। इसके द्वारा कम समय में क्या, कम समय में हजारों पौधों की प्राप्ति की जा सकती है। क्या, हजारों पौधों की प्राप्ति की जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए टहनी लगा दे तो कितने दिन में वो पत्ती फूल निकलती, फिर क्या होता है, इसलिए इसलिए क्या 4 से 8 दिन में ये हो जाता है काम, इसकी प्रक्रिया। ऊतक संवर्धन के लिए विभाज्योतिकी ऊतक का प्रयोग किया जाता है। किस ऊतक का, विभाज्योतिकी ऊतक का प्रयोग किया जाता है, जो बताया था। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या विभाजन की क्षमता होती है। क्या होती है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है। यदि स्थायी ऊतक का कर दिया जाए तो वो क्या, स्थायी विभाजन की क्षमता होती ही नहीं है। इसमें संक्रमण की संभावना भी क्या होती है, न्यूनतम होती है। क्या होती है, संक्रमण भी इसमें क्या होता है, कम ही होता है। तो इससे क्या, विभाजन की क्षमता भी और संक्रमण की संभावना भी क्या, कम होती है, और ये अच्छा होता है। तो ये किसके लिए, बागवानी के लिए ये अच्छा है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।